So first of all, welcome all of you guys and thanks for your patience. So let me introduce myself. I am Farhan Wasif, and from the academic record, I am an electrical engineer from UET. And passion wise, I am a programmer and a marketing. Basically, it's an programming things and market. That's my basic passions, and particularly interested in data structure and algorithms. That's why I am choosing data structures and algorithms, because it's a major field that applicable in all the programming and coding structures and languages. I have a 4-year experience in marketing, specialized in SEO, search engine optimizations, in which we can rank our websites and at extra social media and LinkedIn personal brandings. So that's my skill sets and experts and digital marketing, social media, web development, WordPress, and email outreach. So that's my LinkedIn profile. Here, guys, you can connect me. I would like to connect all of you at here. Here is some my programming backgrounds, and I am especially interested in Pythons and data structure. Recently, I completed my Python course from a Google certified. Why I am choosing a DSA subject to teach all of you and help other students to get an benefit knowledge. So DSA is data structures, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है, data structures and algorithms. That the main fact is कि यहाँ पे आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स मिलते हैं, हाउ यू कैन टैकल दिस. बिकॉज अगर हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में डाटा हो, हाउ वी कैन effectively handle it, that give us a through data structures. Now, the next point is efficiency of magics. That's a magic provide by that's जो कि एक डीएसए की वजह से ही हमारे लिए हेल्पफुल हो सका है. We can run a code easily and just we now organize our data. Data structure and algorithm DSA is a skill. जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोडिंग्स की हर लैंग्वेज में एप्लीकेबल होता है, हर लैंग्वेज में data structures and algorithm we use. What we are learn today in our sessions. So हम data structures and algorithm में आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि array operations, what is an data structures, basic introduction of data structures और उसकी types, and then array operations, some basic operations, time complexity, big O notation, and stacks. So that's my contacting info. If you I would like to connect all of you guys, so you can connect me at here. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड डाटा स्ट्रक्चर्स. हमें डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना पड़ा, क्या इसकी ऐसी ज़रूरत थी. तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले डेट इज़ बेसिक नेसेसरी कि हमें उसके बारे में इस कदर प्रैक्टिकल पता हो सके कि हाँ यार ये क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स होती है. व्हाट्स द मेन गोल बिहाइंड दिस, कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर प्रेफरेंस दिस, व्हाई वे को डेमो ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन, एंड हाउ इट कैन हेल्पफुल फॉर अदर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की मेन वजह है दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस. वी कैन इजीली ऑर्गेनाइज अ लार्ज टाइप ऑफ डाटा इन ओवर मेथड, यानी कि हम कुछ भी डाटा अपने स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर लेते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स के हमने डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करवाना है. द सेकंड वन इज कार मेमोरी मैनेजमेंट. इन मेमोरी मैनेजमेंट वी एलोकेट अ मेमोरी, स्पेसिफिक मेमोरी. हम अपने प्रोग्राम्स को एक स्पेसिफिक मेमोरी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यार आपने विद इन दिस मेमोरी आपने इस डाटा को ऑर्गेनाइज करवाना है, इसको एलोकेट करवाना है. द नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट एसेस, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू ही हम इजीली अपने डाटा को, लार्ज डाटा को असेस कर सकते हैं. हम इसकी फर्दर एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ केसेस में आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट दैट इट इज एल्गोरिथम सपोर्ट्स. हमारी नेक्स्ट वन जो है दैट्स एल्गोरिथम सपोर्ट. डाटा स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल एल्गोरिथम्स हम वो यूज़ इट फॉर डैट, एंड हम इसमें एल्गोरिथम्स को यूटिलाइज करते हुए अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करवाते हैं. इससे हम अपने प्रोग्राम्स की स्केबिलिटी को भी इम्प्रूव करवाते हैं. हम यानी कि जो भी हमारा लार्ज टाइप्स ऑफ डाटा है, लेट सपोज, यानी कि अगर कोई हमारे 5 लाख 10 लाख 20 लाख बिट्स का डाटा है, मेगाबाइट्स का, सो हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज इट थ्रू डीएसए डाटा स्ट्रक्चर्स. बिकॉज डाटा स्ट्रक्चर इज इजी फॉर अस बिकॉज इट्स एन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी कि हम इसमें
हर दैट्स वाई यानी कि ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एप्लीकेबल होती है, और हम इजीली अपने डाटा को असेस करवा देते हैं, और यूजर को ये भी पता नहीं चलता कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। वी जस्ट नीड टू डिफाइन एन एल्गोरिथम सपोर्ट्स एंड डू इट ओवर डाटा, दैट वी गिवन एन रिजल्ट्स। सो अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लासिफिकेशन पे बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर्स की फर्दर मेन टू टाइप्स हैं, दैट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड द अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आता है इंटीजर्स। इंटीजर से मुराद हमारे नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। फिर हमारे प्रिमिटिव में आते हैं फ्लोटिंग नंबर, यानी कि 0.1 0.2 3.14 1.68 लाइक पाई, दैट्स 3.14, दैट्स अवर फ्लोट। So other primitive data type that is an a character array. So like strings data type means A, B, C, like Farhan, Okodamo, and extra. So another data type over is that is an array. So that's main topics, and array is an collection of elements that store in a memory building blocks. लाइक हम यहाँ पे जो डाटा होता है एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करवा देते हैं कि हाँ यार ये हमारी 50 बिट की मेमोरी है, आपने इसमें डाटा स्टोर करवाना है। सो डैट हमने जस्ट इसमें अपना डिफाइन किया है लिमिटेशंस के, हाँ इतनी मेमोरी में इतने स्लॉट्स में आपने फिलअप करवाना है। Computer organize programming language backend data structure, organize it and divide into an way into a parts, so that we can see here कि array में यानी कि हमने यहाँ पे अपना define किया slots, memory define की, then it can divide into sub parts and make an a memory slots for it. So the next one is that is an a linked list. So in a linked list, that's another type of a data structure. यहाँ पे हम same as it is an array, we can define a slot of a memory, but here is a difference that we create an a linked list कि यहाँ पे जो लिंक लिस्ट में 2 ब्लॉक्स का एक मेमोरी स्लॉट्स हम डिफाइन करते हैं, और जो सेकंड वन जो उसका नेक्स्ट स्लॉट्स होती है वो दूसरे के हेड के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि इसका इसकी स्लॉट इसके साथ कनेक्टेड होगी, इसकी स्लॉट इसके साथ कनेक्टेड होगी, अनटिल जब तक हम यहाँ पे नल पीटीआर को डिफाइन नहीं करते। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे नल पीटीआर डिफाइन करेंगे मींस के हमारी स्टोरेज जो हमने डिफाइन की थी वो यहीं तक थी, एंड दैट इज एंड। सो दैट्स नेक्स्ट at next that is an a stacks. What is an a stacks mean another type of a data structures that follows last in first out। हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, दैट्स आवर टॉपिक इन आवर डिस्कशन टू। सो तो यहाँ पे हमने अपनी नेक्स्ट टाइप दैट इज डिफाइंड इज ट्री। सो ट्री में बेसिकली हम ये करते हैं कि एक हम मेन डिफाइन करवा देते हैं सब हेड्स, फिर मेमोरी का एक ब्लॉक, देन वी डिफाइन सब मेमोरीज अबाउट इट दैट विल लिंक टू इट। यानी कि एक सब फोल्डर टाइप क्रिएट करना अपने मेमोरी के अंदर ही, जैसा कि हम करते हैं एक आपकी हार्ड डिस्क होती है, देन आप उसमें एक अपने सब फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा स्टोर करवाते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल ये ट्रीज में डाटा स्ट्रक्चर्स में भी सेम एज इट इज वी कैन वर्क इट। यहाँ पे फिर आगे ट्रीज की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, बाइनरी ट्री, एनरे ट्री मीन्स के हम यहाँ पे अपने यहाँ पे दो डिफाइन कर दिए हैं आपने, यहाँ पे इसकी दो सब डिफाइन कर दी, सब इसके सब चिल्ड्रंस डिफाइन कर दिए, सब ट्रीज इसके डिफाइन कर दिए, मीन्स के ये आपके पेरेंट कैटेगरी हो गई, ये आपके चिल्ड्रंस कैटेगरी हो गई। So next one is an graphs. So graphical method we can use also in data structures, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर्स में हम अपने डाटा में अगर आपका कोई ग्राफिकल वे से यानी कि चार्ट से आप रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, सो दैट्स इन अनदर डाटा टाइप स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन इज हैश टेबल्स, मीन्स कि हमारा जो डाटा है हम उसमें कोई अपना हैश फंक्शन डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि हाँ यार इस टाइप का डाटा होगा तो यहाँ पे स्टोर होगा, लाइक इस टाइप का डाटा होगा तो यहाँ पे स्टोर होगा। मीन्स वी कैन क्रिएट एन अ फिल्टर एट हेयर, दैट्स ट्रू फिल्टर्स दैट डिफाइन डाटा that put up data at here slots, memory slots. So now let's move toward our topic that is an array. So array is a collection of our data as we discussed earlier कि एक slot आप memory define करवा देते हैं कि हाँ यार इतनी blocks की memory होगी, हमने यहाँ पे अपना data access करवाना है। तो why we prefer array in a data structure and why we are discussing it here,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एन इजी ऑफ असेस। अरे हम इजीली असेस कर सकते हैं, यानी कि अरे में आपने ये डाटा पुट अप किया, वी कैन यू इजीली असेस अप थ्रू एन थ्रू इंडेक्स नंबर। लाइक ये 0 इंडेक्स है, ये इसका 1 स्लॉट है, ये इसकी 2 है, ये 3 है। इसी तरह से इसके एप टू सोन स्लॉट्स हमने करवा दिए। फिर नेक्स्ट वन इसके इसमें जो आप मेमोरी ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं अरे में, यानी कि वो एक आपस में स्लॉट्स वाइज कंडक्शन होते हैं, इनके जुड़े हुए होते हैं, एडजेसेंट्स उनके ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी ब्लॉक्स। और जो अरे की साइज वगैरह है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये 10 स्लॉट्स की आपने अरे क्रिएट करनी है। अरे का साइज यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये 0 से लेकर 9 तक हमारे साइज हमने अरे का क्रिएट कर दिया। सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन अरे। नाउ लेट्स check over some common operation on array, how we can do it on an array using C++। So first of all, assessing an element, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपने अरे में असेस करवाना है, कोई भी एलिमेंट को गेट करवाना है कि हाँ यार इस मेमोरी स्लॉट पे, यानी कि इस सेक्शन ब्लॉक पे मैंने क्या मेमोरी स्टोर करवाई है। सो हाउ वी कैन डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डू अवर syntax। That's a basic syntax. We define a library, then define a main function, then define it here an array that's the size 5, यानी कि 5 स्लॉट्स की आपने array डिफाइन की। that's the one index 0 index 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 से लेके 4 तक आपने 5 स्लॉट्स अपनी डिफाइन की है। सो नाउ वी वांट टू create an element। here we can int element, यानी कि हम एलिमेंट दूसरे नंबर वाली इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, यानी कि ये वाला 30 वाला, 30 स्लॉट्स वाला हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। कि हम चाह रहे हैं कि 30 इंडेक्स, जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमें प्रिंट होके आ जाए। सो वी प्रिंट सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट एंड दैट इज ओवर। वी गेट एन 30 at the output of the results। So now the next one is an insertion। So if we want to insert a data, how we can insert data in an array, यानी कि what's the background behind that। कि हमने तो सिंपली एक कमांड्स दे दी कि आपने ये डाटा अरे में स्टोर आउट करवाना है। तो अब देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे सॉर्ट आउट करवाते हैं। सो हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स डिफाइन करेंगे, देन फंक्शन, देन सिंपली एज वी साइज डिफाइन अरे साइज डाटा। नाउ वी वांट, हम यहाँ पे इंडेक्स पे 25 असाइन करवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यू का इंडेक्स करवाएंगे, एक लूप फॉर लूप लगा देंगे जो कि 4 तक चलेगा, 0 से 4 तक। और यहाँ पे 1 माइनस करवाते हुए इंडेक्स की न्यू वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। सो नाउ लेट्स नेक्स्ट इज डिलीट। हाउ वी डिलीट एंड मेंटेन अवर अरे। सो अरे को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट डिलीट, कुछ एलिमेंट को अरे को डिलीट करवाने के लिए सिंपल लाइब्रेरी हमने सिलेक्ट की। देन वी डिस्कसिंग एन मेन फंक्शन डिस्क्राइबिंग, देन starting and a for loop। if we want to delete an index 0, यानी कि we want to delete an a 25 0, we want to delete element at index 2, यानी कि जो index 2 पे हमारा element है उसको delete करवाना चाहते हैं। so how we can do it? through a for loop, we can run it until it's 0 to 4 plus 1 increment with that। एंड आफ्टर अरे डिलीशन, यानी कि जब हमने उसको डिलीट करवा दिया, देन वी कैन प्रिंट आउट दिस ओवर अरे सिंपली। नेक्स्ट वन इज दैट इज हाउ वी कैन अपडेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट किसी की जगह पे रिप्लेस करवाना है या कुछ भी नया ऐड अप करवाना है, हाउ वी कैन डू इट? सो वी कैन डिस्क्राइब लाइब्रेरी सिंपल सिंटैक्स मेन फंक्शन अरे साइज एंड हम यहाँ पे इंडेक्स 1 को अपडेट करवाना चाहते हैं, यानी कि इस 20 को अपडेट करवाना चाहते हैं विद दैन 25। सो हाउ वी कैन डू इट? हम यहाँ पे उसको इंडेक्स नंबर अपडेट बताएंगे कि अरे 1 पे आपने न्यू वैल्यू को असाइन करना है, यानी कि इंडेक्स आपका 1, न्यू वैल्यू 25। यानी कि वो डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू तो इजीली हम इसे कर लेंगे, लेकिन मेमोरी ब्लॉक्स में क्या होगा, ये आपने जो मेमोरी जनरेट करवाई हुई थी 0, 1, 2, 3, 4,
5। सो यहाँ पे जो हमारा 20 वाला सेक्शन का जो था, हम उसको वहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे विद इन अ न्यू वैल्यू दैट इज 25। सो द नेक्स्ट वन इज अ ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल मीन्स के हमने जो अपनी अरे में डाटा स्टोर करवाया, हाउ वी कैन इटरेट इट, यानी कि इसको हम लूप्स में कैसे चला सकते हैं, हाउ वी कैन इटरेट इसको मल्टीपल टाइम प्रिंट्स करवाना हो, तो हाउ वी कैन डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रन एन सिंपली सिंटैक्स मेन फंक्शन डिफाइन एन अरे। ट्रेवर्सिंग के लिए लाइक कि हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं ना लूप पे, तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं। आई स्टार्टिंग विद 0 बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। आई लेस देन 5 यानी कि 5 तक 4 तक ये लूप चलेगा प्लस 1 की इंक्रीमेंट्स। मीन ईच टाइम इट्स वैल्यू अपडेट फ्रॉम 10, 20, 30, 40 and 50 up to so, and now that's the end. Then it will iterate it and simply print our data. So that's an complexity. So complexity, what is actual meaning? Complexity basically यानी कि कोई भी आपका डाटा स्ट्रक्चर्स का एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, हाउ मच कम्प्लेक्सिटीज एंड बेसिकली उसकी कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए टू मैट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड अदर इज टाइम कम्प्लेक्सिटी। मीन्स के अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर है यानी कि एल्गोरिथम है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, यानी कि कितनी स्पेस वो एलोकेट कर रहा है इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, इस डाटा को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। सो how much space it will be taken for your program and organizing your data. And the other one is that is time complexity, means ke how much time it will consume on running and organizing your data. So it's depend on input size of data and data structures and variables and memory usage. So for that we use an a big O notation, यानी कि big O notation को we are utilizing big O notation to calculate the complexity of any program that we are using। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स में हमें मल्टीपल एल्गोरिथम मल्टीपल प्रोग्राम्स हमें लिखते हैं, तो हम ये कैसे पता चलेगा कि हाँ यार ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है या ये एल्गोरिथम हम चूज करें दैट विल बी बेस्ट एंड फिट फॉर आवर डाटा। यानी कि वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा डाटा के लिए जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो ज़्यादा फास्टेस्ट है, यानी कि हमारे लिए मेमोरी भी कम एलोकेट करेगा और एज सुन एज उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट डाटा को ऑर्गेनाइज भी करेगा। सो उसके लिए हम बिग ओ नोटेशन यूज़ करते हैं। सो बिग ओ नोटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीपल वेज हैं, लाइक ऑर्डर वन यानी कि जो फास्टेस्ट हो जाए, एज सुन एज ऑर्डर ऑफ एन यानी कि आपके लीनियर टाइम के साथ, यानी कि जैसे ही आप उसमें डाटा एंटर करें दैट विल बी कवर अप नेक्स्ट infinity and polynomial we discuss in others। सो बिग ओ टेक्निक्स क्या है बेसिकली? बिग ओ टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं कि हाँ यार हाउ इट कैन बी अ हेल्पफुल, कि हाउ इट कैन टेक अ टाइम एंड स्पेस टू ऑर्गेनाइज आवर डाटा। अक्सर लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल कि दो घोड़े भाग रहे हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ यार कौन सा बेस्ट है हमारे लिए रेस में और कौन सा हमें ये चूज करना चाहिए? ऑब्वियसली दैट वुड टेक एन लेस टाइम एंड जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी और जो सबसे कम टाइम लेगा, तो हम इसके लिए बिग ओ को यूज करते हैं। लाइक एक बच्चे ने प्रोग्राम लिखा, उसका 31 सेकंड में खत्म हुआ, 31 सेकंड में। सो कौन सा ज्यादा फास्टेस्ट हुआ? ऑब्वियसली 30 सेकेंड्स वाला। सो नाउ वी डिस्कसिंग के एल्गोरिथम्स को कैसे हम मेजर अप करते हैं। एल्गोरिथम्स के लिए एक तो ये हो गया हमारी कम्प्लेक्सिटी के लिए कि इनपुट डाटा साइज, यानी कि अगर आप उसको 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो किसने एल्गोरिथम्स ए 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन करता है उसको 1000 नंबर के डाटा को सॉर्ट आउट करने में। लेकिन जो एल्गोरिथम बी है आपका वो सिर्फ 307 मिलियन लेता है। तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट हुआ? दैट वुड बी एन ऑब्वियसली एल्गोरिथम ए, दैट वुड बी अ बेस्ट। यानी कि एल्गोरिथम ए क्या कर रहा है, कम इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और फास्टेस्ट, ऑब्वियसली जो कम इंस्ट्रक्शंस लेगा वो जल्दी एज सुन एज उसको कंप्लीट अप करेगा।
So it's explaining that, यानी कि हम एक अनदर प्रोग्राम की एग्जांपल लेते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम है जिसका डाटा 1000 एंट्रीज पर मुश्तमिल है, और वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस ले रहा है उसको सॉर्ट आउट करने में। और एक दूसरा हमारा प्रोग्राम है, वो सिर्फ 1000 डाटा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो 10,000 ऑपरेशंस में वो कर रहा है। तो दैट वुड बी जो कि हमारा ज्यादा बेस्ट होगा, वो होगा हमारा ओ बिग ओ नोटेशन एन लॉग एन। यानी कि ये जो हमारा एल्गोरिथम होगा, दैट वुड बी अ बेस्ट। सो हम यहाँ पे बिग ओ को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो नाउ लेट्स गो थ्रू इट। लाइक ये हमारा प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाया। दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड लूप अंटिल रन्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम 2 दफ़ा एन की लूप में इटरेट कर रहा है। यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन क्या आया, 1 n+n। फिर देन नेक्स्ट इज अगेन लूप प्लस एन और एंड एन का स्केयर, दैट इज ओवरलैपिंग इट हियर। सो नाउ एंड अगेन एन का स्केयर। So now our total function, that is 3n square plus 3n plus 1. So big O के लिए, okay, so हम अब हमने जब फंक्शन अपना मेन क्रिएट कर लिया फंक्शन को देखते हुए fn, so how we can define कि जो हमारा मेन बिग O है, how what is that? So इसके लिए अप्रोच ये हम यूज करते हैं कि जो हाईएस्ट फिगर होता है ना जो प्रोग्राम में, उसको हम कंसीडर करते हैं। नाउ दैट्स एट हेयर, लुक एट हेयर, कि ये हमारा 3n² प्लस 3n+1 था। तो एज यहाँ कि हम यहाँ पे इसको छोटी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, देन रेस्ट इज 3n²। देन वी अगेन नेग्लेक्ट कॉन्स्टेंट्स multiplier, then we get an n square. That's our big O for that function. Simply at here, that's the, that graph is showing कि how we can calculate it from a graphical ways. सिंपली कि अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कि एक अच्छा प्रोग्राम लिख सके, जो कि कम से कम इंस्ट्रक्शंस ले, कम से कम आपकी स्पेस एलोकेट करे, और कम से कम आपका प्रोग्राम का टाइम ले, और एज सुन एज आपको रिजल्ट्स कंप्लीट करके दे। दैट्स एन ग्राफिकल मेथड्स। सो नाउ लेट्स टेक एन complexity of other data type structures. So first of all, start from the loop. For an a loop, that's execution and end times. So इसकी हम बिग ओ अगर कंसीडर करें, दैट्स फॉर है ना O1। यानी कि जैसे ही हम इसमें स्टेटस अपडेट करते हैं, इट विल अपडेट इट ऑटोमेटिकली। मीन्स के लूप स्टार्ट्स किया, देन द इट विल process our data and give me a results instantly without wasting any time, and that be great for us. So the next one is a nested loops, mean के loops inside and a loop. For loops define that runs in n times, that another is a nested loop that's sub inside that this loop. So the big O is that is n, that's one n, and n square. So big O in over in that case is n square. So now let's do some practical tasks. So how we can calculate a big O if we define a linear operation. So first of all, the program is defined in such a way that x is y plus z and y d plus d is equal to a plus b x m cross m steric ends. So how we can calculate it? So first of all, the x is given for us, okay, x starting from a 0, y is 1, and x loops and times plus 1 increments. So x is equal to x plus 1. Initially x is 0, so 0 plus 1, 1. Then y is 2, and loop is running, so again that it will be x becomes 1, and x becomes 1 and y is 2, so in that case 3. Similarly for that, when loop it trace, y is equal to 3 and x is equal y is equal to also 3, so total result is 6. And next time when y is 4, x is 6, the result is 10, and that is up to so on. From using that we make a function
यानी कि इस बिहेवियर को हम जज करते हैं कि हाउ वी कैन रिलेट इट, सो इट मेक्स एन इक्वेशन, so it's make an equation x plus 1 over 2. So by simplifying it, we calculated big O, that is square n square root. So let's suppose our loop is running for starting from int io, means loop is starting from 0 till n plus increments 2. Similarly, outer loops running. So in that case, what's the big O for that? Means it's an a nested loop, as we discussed in previous cases. If it's an a nested loop, so what's the big O of that? That will be the Q square. So the big O of is Q square. So if our outer loop, nested loop, runs n time, and nested loop is twice of that, so what's the big O of it? So it would be n cube of that a program, means n is that's the n square, and that will be a n cube because it's in a nested loop, so it will be an n cube. Similarly for that cases, our big O is iterates log to power n. So now let's consider another challenge. So our loop is starting from 0 to n times. Yes, Ahmad, you can take a question. I will discuss after that. From here, we can discuss its loop starting from 0. So when q is 0, in a loop runs 0 times. When q is equal to 1, it loops 1. When q is equal to 2, so what will be the x will be iterates into 2 times. मीन्स के यहाँ पे अगर हम इसका बिहेवियर जज करें, तो q इज इक्वल टू n-1 से n-1 तक ही लूप हमारा इटरेट्स होगा। सो 0 टाइम्स, यानी कि ये लूप इस तरह से चलेगा 0 1 2 3 4 5 n-1 तक। सो बिग O of our program is an n square. Let's suppose our program is running that function nested loops. The outer loops n times रन कर रहा है हमारा जो मेन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमारा जो नेस्टेड लूप है दैट्स विल बी n स्क्वायर। सो इसकी बिग ओ क्या निकलेगी, दैट्स व्हेन में नेस्टेड लूप, सो n and n that will be n square, and in that case because it's an also nested loop, so in a nested loop the big O is the multiple of the limitations. So that's another example. It will be if our program nested, same in case nested. So our loop is starting from 0 to n and j. So big O is in that cases is an n square. So now what will be the big O of that case? Q square and j. So we will replace it I with the q square. So big O in that case is q4. Similarly for here, we replace I with n because it iterates with n. So n square, then again we can replace with j at here n square. So big O in that cases is n5. Similarly for this, first of all, that is a linear search algorithms. The linear search algorithms mean कि जो भी आपको सर्च करनी है कुछ भी चीज algorithm wise, आप what are you doing from there, यानी कि let's suppose consider an example of dictionary, कि आपने एक डिक्शनरी में कोई भी वर्ड सर्च करना है आपने। सो व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि अगर आपको कोई टास्क मिलता है कि आपने कोडेमो को सर्च करना है इन डिक्शनरी, एक 10,000 वर्ड्स की डिक्शनरी आपको गिवन कर दी जाती है,
1 लाख वर्ड्स की डिक्शनरी आपको दी जाती है, वो आप कहते हैं कि आपने को डेमो वर्ड सर्च करना है। सो व्हाट्स दैट टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी कि हाउ मच टाइम इट विल बी रिक्वायर्ड बाय एन प्रोग्राम एंड बाय प्रोग्राम के उसको डेमो वर्ड को सर्च कर सके। सो सबसे पहले इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। लेट्स सपोज कि वो जो हमने वर्ड चूज किया है, सोचा है, वो एट द एंड ऑफ डिक्शनरी प्रोवाइड हो, यानी कि वो डिक्शनरी का सबसे आखिरी वर्ड हो। यानी कि कोई भी आपकी किस्मत जब खराब हो, कोई भी आपको वर्ड ऐसा मिल जाए कि वो डिक्शनरी के सबसे एंड पे हो। सो आपको उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की, आपको सारी जो डिक्शनरी है उसको लाइन वाइज एक एक वर्ड पढ़ के आगे गुजरना पड़ता है। सो यू कैन फाइंड दैट वर्ड्स। बेस्ट केस में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी डेट विल बी O1। मीन्स कि अगर आपने पहले ही लफज वो डिक्शनरी का खोला और वो डिक्शनरी में पहले ही लफज को डेमो निकला है, तो डेट विल बी अ ग्रेट। ऑन एन एवरेज केसेस आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी डेट विल बी अ O1 स्केयर। I so if someone asks to find an a word in an a dictionary, यानी कि डिक्शनरी से आपको कोई भी वर्ड फाइंड करने को कहता है। So let's suppose that's an slots, memory slots. I will make change color. So ये है आपकी डिक्शनरी। लेट्स अंडरस्टैंड विद द इन टर्म्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। लाइक कि ये आपका डाटा यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है। अब लीनियर सर्च में क्या होता है कि जो आपकी मेमोरी स्लॉट्स हैं डेट्स डिवाइड इनटू सिंपल बिट्स। सो जो हमारा एल्गोरिथम्स होता है वो आता है, पहले इसको चेक करेगा, फिर 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 इसको चेक करेगा। देन वो अंटिल इसको लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज फाइंड आउट करेगा जब तक कि हमारा डिजायर वर्ड मिल नहीं जाता। सो लीनियर सर्च में सिंपली वो आपकी लाइन को फॉलो अप करता है, एक सिंपल लाइन सीक्वेंस वाइज आपकी सर्चेस को परफॉर्म करता है और आपके डाटा को फाइंड आउट करता है अनटिल उसे वो रिजल्ट मिल ना जाए। नहीं तो वो उसको कह देता है कि रिजल्ट नॉट फाउंड। बिसाइड दिस केस, जो कि हमारा बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च दैट इज मोर इफेक्टिव। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपने कोई भी वर्ड अरे में से फाइंड आउट करना है, तो आपने उसमें क्या करना होता है, वो अरे को क्या करता है जी, लेट अंडरस्टैंड विद एन, लेट सपोज कि ये हमारी मेमोरी स्लॉट्स है, सॉरी, ये क्या करता है कि आप हम कहते हैं कि हमें ये वर्ड फाइंड आउट करना है। वो क्या करता है, इसको डाटा स्ट्रक्चर्स इस मेमोरी को दो हिस्सों में पार्टीशन कर देता है। वो कहता है कि जो आपने वर्ड प्रोवाइड किया वो देखता है इसमें है या इसमें है। वो देखता है इसमें नहीं है जबकि दूसरे वाले पार्ट में है, वो इसको कंसीडर करता है। देन ही विल अगेन सब पार्ट इट वन। वो देखता है फिर कि इसमें है या इस वाले हिस्से में है। देन वो अगेन चेक इट के, वो कहता है कि नहीं यार, वो जो आपने वर्ड मुझे दिया है वो के इस वाले हिस्से में है, ऊपर वाले हिस्से में नहीं है। वो कहता है कि जो नंबर 2 वाली पार्टीशन में हमें जो डाटा मिला, वो जो आपने डाटा फाइंड करने को कहा वो इसमें है। देन दिस अगेन इसको वो क्रॉस कर देगा, मूव टू आर नेक्स्ट। वो दोबारा इसको चेक करेगा कि इस वाले पार्ट में है या इस वाले पार्ट में। एज अ रिजल्ट, यानी कि वो इस तरह करते करते उस डाटा तक पहुंच जाएगा जो हमने उसको सर्च करने के लिए बोला है। तो दैट वुड बी अ बेस्ट एंड ग्रेट फॉर एन लार्ज डाटा स्ट्रक्चर टाइप्स। यानी कि अगर आपको 50,000 वर्ड्स में से कोई भी सर्च करना है डिक्शनरी वाइज, डिक्शनरी में से आप कहते हैं कि कोई भी वर्ड सर्च करो, तो बाइनरी सर्च कैन परफॉर्म एन इजीली। सो नाउ लेट्स डिस्कस एन कम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली कि अगर हमारी डिक्शनरी में 1,31,000 वर्ड्स हैं, हाउ बाइनरी सर्च परफॉर्म इट। वो क्या करेगा जी, आपकी डिक्शनरी को 13,01,072 में से आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देन अगेन इट विल डिवाइड इनटू सब पार्ट्स, देन अगेन इनटू सब सब कैटेगरीज अंटिल द डिजायर्ड वर्ड इज फाउंड। सो अगर 1,31,000 वर्ड्स की डिक्शनरी हो आपकी, और अगर हम लीनियर सर्च का केस देखें, तो एवरेज केस में भी वो आपको ऑलमोस्ट 1,31,000 बार उस डिक्शनरी के सफ़े पलटने पड़ेंगे थ्रू न डाटा स्ट्रक्चर्स।
लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होगा, आपको सिर्फ उसमें 17 स्टेप्स लगेंगे और आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कैसे सर्चेस परफॉर्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सिंटैक्स डिफाइन किया, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दैट्स मेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर इनपुट आउटपुट्स। आपने फिर मेन फंक्शन अपना डिफाइन किया, देन डिफाइन एन अरे, यानी कि इस केस में वो अरे रेदर देन डिक्शनरी। आप कहते हैं कि हाँ यार मुझे ये 55 नंबर फाइंड आउट करना है, तो 55 नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप उसको इंडेक्सिंग क्या स्टेटस क्या है 0 से लेकर 8 तक देते हैं और -1 का इंक्रीमेंट। देन यू विल प्रोवाइड एन अ लूप, बाइनरी लूप, यानी कि वो इसको सब टू कैटेगरीज में डिवाइड करता रहेगा। मीन्स के स्टार्टिंग इसका एंडिंग ओवर 2, यानी कि स्टार्टिंग 0 एंडिंग 8, 8/2 4, यानी कि वो क्या करेगा, इसको 4 हिस्सों में पार्टीशन करेगा। देन अगेन चेक इट, फिर उसके अलावा देखेगा कि हाँ वो जो हमने फाइंड किया वर्ड वो मिडल में तो नहीं है। इफ इट नोज देन वो रिटर्न कर देगा, और वो देखेगा फिर कि जो हमने एलिमेंट फाइंड करना है वो हमारी जो मिड हमने निकाली है, इसका मिडल जो निकाला है हमने उसका, यानी कि लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है। और फिर वो उसको बताएगा कि हाँ यार आपने लेफ्ट साइड पे जाना है राइट साइड पे, देन ही विल फाइंड आउट दिस। सो बाइनरी सर्च इट्स बेस्ट फॉर ऑल केसेस व्हेन द आवर डाटा स्ट्रक्चर इज, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे बाइनरी सर्च की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के बाइनरी सर्च में जो आपके पास डाटा होना चाहिए ना, वो सॉर्टेड होना चाहिए एटलीस्ट, यानी कि आपका जो डाटा हो वो मस्ट बी सॉर्टेड इन इट। और ये जो छोटी अरेज होती हैं, छोटे डाटा टाइप्स, बिकॉज के लीनियर सर्च में आप 10, 1 से लेके 10 तक गिनती गिनेंगे तो वो आपको 10 स्टेप्स में बता देगा। लेकिन अगर आप बाइनरी सर्च करेंगे तो वो उसको सब डिवाइड्स करता करता मे बी मोर स्टेप्स में वो ले जाए। सो ज़्यादा स्मॉल अरे में और अनसॉर्टेड अरे में जो है बाइनरी सर्च का एक लिमिटेशन ड्रॉबैक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन दैट केसेस लीनियर सर्च। लेकिन जो हमारी लॉन्ग सर्चेज होती हैं, लॉन्ग डाटा होते हैं, ह्यूज डाटा अमाउंट्स, उसमें यह होता है कि हमारे जो बाइनरी सर्च वी आर यूजिंग, क्योंकि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होती है, यानी कि ये कम से कम टाइम लेके हमें डाटा फाइंड आउट कर देता है। सो नाउ लेट्स डिस्कसिंग इन स्टैक्स व्हाट इट इज। स्टैक्स बेसिकली, स्टैक्स इज अनदर टाइप ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर जिसमें यानी कि हम दैट्स फॉलो है ना लीफो एल्गोरिथम्स, फर्स्ट इन लास्ट आउट। मीन्स कि अगर आप कहीं शादी पे जाते हैं या वट एवर यू गोट एन एक्सपीरियंस, की शादी में क्या होता है कि एक प्लेट जो सबसे पहले रखी जाती है खाना खुलने के बाद वही सबसे एंड पे उठाई जाती है। मीन्स कि आपने ये प्लेट्स, शादी में गए किसी ने ये प्लेट रखी, देन अगेन उसने ये प्लेट रखी ऊपर, जो सबसे एंड वाली प्लेट होगी वो सबसे पहले उठाई जाएगी। दैट वुड बी एन स्टैक्स, यानी कि स्टैक्स का जो एल्गोरिथम है दैट फॉलो अप दैट, कि जो आप सबसे एंड में रखेंगे वो सबसे पहले आप उसको आउट करवा सकते हैं। चेक्स के ऑपरेशंस में हम इसको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुश से हम किसी भी डाटा को उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, पॉप से रिमूव करवा सकते हैं और उस डाटा को देख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, कि आप स्टैक्स की एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एक जगह पे 5 नंबर डाटा में स्टोर करवाया कहीं पे, फिर आपने -3 स्टोर करवाया, देन 9 स्टोर करवाया। अब क्या होगा, जब भी आपने कोई चीज निकालनी है सबसे पहले तो आप किसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 9 को निकालेंगे ना। तो मीन्स के लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट विल बी अ बेसिक एल्गोरिथम ऑफ स्टैक। सबसे पहले आपका 9 रिमूव होगा, फिर -3, देन 5, इसी तरह सिमिलरली -3 एंड 5। सो इसको थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं हाउ इट वुड बी अ डन। ये सबसे पहले हमने इसकी क्लास एक स्टैक की डिफाइन की कि हाउ इट कुड बी डन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पॉप से एक मटेरियल एंड एक रिमूव करवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइड फंक्शन के थ्रू पुश करवा रहे हैं एक, फिर पॉप करवा रहे हैं, फिर उसकी बता रहे हैं कि उसका जो एम्प्टी हुआ है या नहीं, और एट एक्स्ट्रा। सो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्टैक्स को पुश करे 10, तो वो क्या करेगा, एक 10 पुश कर देगा, फिर देन अगेन वो क्या करेगा,
अगेन वो 20 को पुश कर देगा। ये फिर हम यहाँ पे अपनी क्लास को डिफाइन करवा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमने अपना मेन फंक्शन डिफाइन करवा दिया, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्स में बेसिकली यूजर्स को ये इस हवाले से नहीं पता होता कि यानी कि उनका प्रोग्राम हाउ इट कैन टेक्स एंड व्हाट एल्गोरिथम इज यूजिंग, बिकॉज के ये डाटा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली पिक द बेस्ट algorithms that will suit according to their conditions for an usability scalability of the other users. सो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करवा रहे हैं कि अब पुश करवा रहे हैं 5 को। वो क्या करेगा, 5 को पुश करवा देगा 0 स्टैक पे। आप यहाँ पे इसको 5 को पुश करवा रहे हैं। स्टैक्स आपका 0 इंडेक्स पे 5 स्टोर हो गया। 5 आपने स्टोर करवा दिया। देन आप लूप लगाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लोड इज 1 इंडेक्स अरे पर। आप क्या पुश करवा रहे हैं कि पुश 10, यानी कि आपकी यहाँ पे अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई है 10। सो आप देख रहे हैं कि हमारी जो डिफाइन किया है अरे का साइज दैट वुड बी लेस देन 100। सो हम कहते हैं कि हाँ यार इसमें अब आप 10 पुट करते हैं, तो 10 आप पुट हो गया। फिर हम यहाँ पे कहते हैं पॉप। पॉप फंक्शन वी आर यूजिंग एग्जैक्ट फॉर रिमूविंग एन एलिमेंट एंड फ्रॉम अरे। सो जब हम पॉप की बात करते हैं रिमूव की, सो इट विल रिमूव अब, यानी कि जो फर्स्ट यानी कि जो सबसे ऊपर हमारा जो डाटा स्टोर होता है इट विल बी रिमूव्ड। सो वो क्या करेगा, हमारा टॉप से 10 को रिमूव कर देगा। 10 इज हैज बीन रिमूव्ड नाउ। ये 10 रिमूव हो गया। देन वी आर प्रिंटिंग एन सी आउट, यानी कि अरे को हम प्रिंट करवाते हैं व्हाट इज एक्चुअली दैट विल बी अ 5। एंड नाउ अगेन वी आर पुटिंग एन 7 एट द टॉप ऑफ दैट। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम, यानी कि अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं एंड जस्ट ऑपरेट एन सिंपल ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल के पुश करवाते हैं स्टैक्स को। सबसे पहले स्टैक को आपने पुट करवाया, स्टैक्स को आपने 6 पुट करवाया, प्लेस करवाया आपने, फिर देन फोर लूप लगा दिया। देन अगेन लूप स्टार्टिंग फ्रॉम फिर आप यहाँ से पॉप से रिमूव करवाते हैं 6 हैज बीन रिमूव्ड। फिर आप पुश करवाते हैं आई को, फिर एन का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, बेसिकली 6 टू द 12 हो गया, 6 टू द 12। फिर अगेन यू आर, फिर इसकी एन की वैल्यू अपडेट होगी, दैट विल बी अ 12। फिर 12 रिमूव हो जाएगा। फिर अगेन इट विल बी अ 1 बिकॉज लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट इज 24 बिकॉज 12 इंटू 2 24। कॉमन यूजेस ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स को बेसिकली हम यूज करते हैं अंडो आइटम्स के लिए, यानी कि जैसा कि अगर आप वर्ड्स पे कोई काम लिख रहे हैं और आपने बेसिकली उसको कंट्रोल सी करके एंड तो कर देते हैं, यूजर्स को इस हवाले से आइडिया नहीं होता कि पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है। तो एक्चुअली द स्टैक एल्गोरिथम इज यूजिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड के स्टैक्स के थ्रू आप उसको आउट करवा देते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाते हैं आप इसके थ्रू। आपकी जो सीपीयू की प्रोसेसिंग है वो भी इसी के थ्रू स्टैक्स के थ्रू होती है। इनिशियली लाइक आपकी इनिशियल मेमोरी 5 होती है कैपेबिलिटी। देन आप उसको क्या करवाते हैं, फू के थ्रू रिपोर्ट रिपीट करवाते हैं और वो आपको बताता है सीपीयू को कि 5 आपने एलोकेट करनी है मेमोरी। देन इट विल 10 हो जाती है। यानी कि वो इस तरह से हमारी वैल्यू को सब पार्ट्स में डिवाइड करता रहता है ताकि आपकी जो वैल्यू लैपटॉप है इफेक्टिवली वर्क करता रहे और मेमोरी स्लॉट्स फुल ना हो, प्रोग्राम क्रैश ना हो। फॉर वर्ड प्रोसेसर में देखते हैं कि स्टैक कैसे काम करता है। लाइक अगर आप कुछ भी वर्ड्स लिख रहे हैं, यानी कि वो फर्स्ट इन हो रहा है कैरी, फिर इज आ रहा है, फिर ऊपर इमेज आ रही है, फिर अगेन सो नोट्स आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि कुछ गलत हो गया, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल जी फौरन प्रेस करते हैं अंडो। सो व्हाट विल बी डन, वो क्या होता है कि इमेज 5 आपकी रिमूव हो जाती है। फिर आप कंट्रोल कुछ कूल लिखते हैं, आप देखते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा सा, इसको मैं दोबारा से कंट्रोल करूंगा, देन इट विल कॉल कूल जो आपने लिखा है वो भी क्या होता है, अनडू हो जाता है। सो बेसिकली स्टैक्स का ये फंक्शन होता है कि ये हमारी जो, इसकी एक जनरल एग्जांपल तो यही हमारी वर्ड प्रोसेसर की है। फिर उसके बाद एक शादी की एग्जांपल्स है कि अगर आप खाने शादी पे जाते हैं तो खाने की प्लेट्स वगैरह देखते हैं कि एक वो अलाइनमेंट में तरतीब में तो लाइन वाइज तो रखी होती हैं, लेकिन जो उसका मेन एल्गोरिथम होता है बिहाइंड दिस दैट विल बी स्टैक्स।